मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में लाक के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि लाक ने जो मानव को प्राकृतिक अधिकार प्रदान किए हैं या प्राकृतिक अधिकार मानव के बताए हैं, वो 3 बताए हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अर्थात संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार उन्होंने माना है। तो संपत्ति पर जो लाक के विचार हैं उनमें पहला पॉइंट ये है कि संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है। उनका ये मानना था कि संपत्ति के अधिकार के बिना आदमी के जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सीमित हो जाएगा, उसका सीमित महत्व हो जाएगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार को उन्होंने एक प्राकृतिक अधिकार माना। अब संपत्ति का अर्थ और उसकी परिभाषा, उसने संपत्ति के 2 प्रमुख रूप बताए। पहला प्राकृतिक संपत्ति और दूसरी निजी संपत्ति। उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक संपत्ति सभी मानवों की संपत्ति है और उस पर सभी का समान अधिकार है। लेकिन वो ये मानते हैं कि जब मनुष्य प्राकृतिक संपत्ति में अपना श्रम लगाता है, तो श्रम लगाकर उसे उपयोगी बनाता है, तो वो उसकी निजी संपत्ति हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि जब मानव प्राकृतिक अवस्था से कुछ लेकर उसमें श्रम का श्रम लगाए तो वह उसकी श्रम की संपत्ति बन जाती है, और श्रम के श्रम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है वही उसकी निजी संपत्ति होगी। संपत्ति के उन्होंने अनेक रूप बताए हैं, जैसे मकान है, भूमि है, धातु है, वस्तु है, मुद्रा है। ये जो है संपत्ति के विविध रूप हैं। और इनके साथ साथ जैसे शक्ति के प्रकार हैं, तो शक्ति के प्रकारों को भी उन्होंने जो है एक तरह से संपत्ति माना है। शारीरिक शक्ति है, पशु शक्ति है, यंत्र की शक्ति है, और शिक्षा, विशेषज्ञता, तकनीकी ज्ञान आदि गुणों को भी उन्होंने जो है संपत्ति माना। अब संपत्ति का संचय कितना किया जाए, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि जीवन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं उपयोगी है उनका आवश्यकता से अधिक संचय नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक निश्चित टाइम के बाद में जाकर वो चीज़ें जो है बिगड़ जाती है, वो वस्तुएं ख़त्म हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए इनका ज़्यादा संचय उचित नहीं है। लेकिन वो इसके साथ ही वो कहते हैं कि मुद्रा और अचल संपत्ति कोई है तो उसके संचय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनको वो असीमित रूप से संचय करने का अधिकार प्रदान करता है। अब राज्य और संपत्ति के बीच में संबंध क्या होगा? तो राज्य और संपत्ति के बीच में संबंध के बारे में जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा है कि प्राकृतिक अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किए जा सकते, ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और जब राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा ये अधिकार प्रदान नहीं किए जाते तो राज्य इनको छीन भी नहीं सकता। तो उन्होंने ये माना कि प्राकृतिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। राज्य
इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य को इसे छीनने का या इसको सीमित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। न राज्य जो है संपत्ति का समाजीकरण कर सकता और न ही राज्य इसको का कोई राष्ट्रीयकरण कर सकता। अब हम पढ़ते हैं लाक के कानून पर क्या विचार था। तो कानून के बारे में उन्होंने ये कहा कि हमेशा जो मनुष्य का जीवन है वो कानून के द्वारा नियंत्रित होता है। और कानूनों को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक प्राकृतिक कानून और दूसरा मानव निर्मित कानून। प्राकृतिक कानूनों के बारे में उनका मानना है कि ये जो कानून है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित संपूर्ण सृष्टि की नैतिक व्यवस्था है। अर्थात जो प्राकृतिक कानून है वही नैतिक कानून है, जिसे भगवान ने मनुष्य की आत्मा में स्थापित किया है और मानव अपने विवेक के द्वारा इनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इन प्राकृतिक कानूनों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को दंडित करे जो प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन करता है, जो प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करता है। यानी प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जो है मनुष्य दंडित कर सकता है। प्राकृतिक कानून के अंतर्गत उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जिसने प्राकृतिक कानून का उल्लंघन किया। लेकिन इन प्राकृतिक कानून में जो कमियां बताई उन्होंने, वो कमियां जैसे हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा, और तो उन्होंने जो कमियां बताई उसमें 3 कमियां प्रमुख रूप से उन्होंने बताई कि प्राकृतिक कानून पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे, अर्थात इन्हें घोषित व परिभाषित करने वाली संस्था का अभाव था। इन कानूनों को लागू करने वाली संस्था का अभाव था और इनके आधार पर न्याय करने वाली संस्था का अभाव था। अब आते हैं दूसरा जो उन्होंने कानून बताया प्राकृतिक कानून के अलावा, वो थे राज्य द्वारा निर्मित कानून। इनके बारे में उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक कानून में जो 3 कमियां थी उनको दूर करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। और राज्य जिन कानूनों का निर्माण करेगा उनका स्रोत होगा वो होगा प्राकृतिक कानून। यानी कि राज्य प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप ही कानूनों का निर्माण करेगा। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो है राज्य द्वारा निर्मित कानून है। धन्यवाद।